अगर आप समझोगे किसी कंसेप्ट को तो दैट विल स्टे विद यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप रटाफाई करोगे तो दैट विल स्टे फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। अगर कल एग्जाम है, लिखना है तो रटाफाई करो, इट्स फाइन, बट इफ यू वांट टू कीप दैट कंसेप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन योर हेड, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। सो अभी पीक टेंशन ये है कि बोर्ड्स आर वेरी क्लोज टू यू एंड ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रीकिंग आउट कि मैम हमने पढ़ाई तो की नहीं, हम तो फाउंडेशन की पढ़ाई कर रहे थे, तो फिर अब पढ़ाई कैसे शुरू की जाए, कैसे अच्छा स्कोर किया जाए। तो यहाँ पर आइए स्टार्ट करते हैं फिर से अपने बोर्ड्स के PYQs को सॉल्व करना। हमने 2020 सॉल्व कर लिया, 2021 सॉल्व कर लिया, अब 2022 का सेट 1 एंड सेट 2 हम आज सॉल्व करेंगे। वेलकम टू पेस IIT एंड मेडिकल एंड लेट्स मूव ऑन विद द हैक हब्स वेयर वी सॉल्व द PYQs। आज का जो पेपर है 2022 का सेट 1 एंड 2, देखिए यहाँ पर आते आते सेट्स जो हैं हमारे पास मल्टीपल हो जाएंगे, तो हम इसको अलग अलग पार्ट में सॉल्व करेंगे। आज हम 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी सॉल्विंग फॉर नंबर 3 एंड 4। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स विल हैव हायर पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। आई होप पॉलिनेशन मतलब सब लोग समझते हैं कि पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ pollen grains to stigma। तो पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा। एक फ्लावर में जो मेल पार्ट है वहाँ से पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुँचना इज नोन एज पॉलिनेशन। अब अगर ये एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है तो वी कॉल इट एज सेल्फ पॉलिनेशन। अगर ये दो फ्लावर्स के बीच में हो रहा है वी कॉल इट क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है सेल्फ पॉलिनेशन किस में होगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन सिर्फ उन्हीं फ्लावर्स में हो सकता है जिनमें मेल और फीमेल रोल्स दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो, है ना। तो एग्जाम्पल में मस्टर्ड, पपाया, वाटरमेलन एंड हिबिस्कस दिया हुआ है ऑप्शंस में। तो देखो मस्टर्ड, पपाया और वाटरमेलन जो हैं ये तीनों ही कैसे प्लांट्स हैं, इनमें सिर्फ एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा, आइदर मेल और फीमेल। व्हाट डू वी कॉल देम, वी कॉल देम यूनिसेक्सुअल, दे आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। लेकिन ये जो अपना ऑप्शन है हिबिस्कस, हिबिस्कस में एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है, दैट इज द मेल पार्ट, एंड गाइनोशियम भी प्रेजेंट है, दैट इज द फीमेल पार्ट, है ना। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, हिबिस्कस हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। लिस्ट द 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये रहा आपका फ्लावर, द मेल पार्ट इज नोन एज एंड्रोशियम एंड द फीमेल पार्ट इज नोन एज गाइनोशियम। इजी बीजी, राइट। आगे चलते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो मैं तो ये मानूंगी कि सब लोग 100% स्कोर करके आएंगे उसमें, क्योंकि ये जो पॉलिनेशन वाला क्वेश्चन है, सेक्स डिटर्मिनेशन वाला क्वेश्चन है, फ्लावर्स के पार्ट्स का क्वेश्चन है, दीज कंसेप्ट्स आर इंक्लूडेड इन ईच ऑफ द एग्जाम्स। हमने जो पहले भी पेपर सॉल्व किए हैं उसमें भी हमने देखा है, आज भी हम देख रहे हैं और आगे जो पेपर सॉल्व करेंगे उसमें भी देखेंगे। तो हम अगर अपने ये वाले टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर लेना तो फिर तो मार्क्स यहाँ हैं हमारे हाथों में, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा सेकेंड क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। विच वन ऑफ the 2 multicellular organisms, Spirogera and Planaria, reproduces by regeneration and why? ठीक है। नेक्स्ट इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एनी अदर ऑर्गेनिज्म विच कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय द सेम प्रोसेस। तो देखो ये जो स्पायरोगैरा है ये बिलोंग करता है एल्गे को, और ये जो प्लानेरिया है दिस बिलोंग्स टू प्लैटीहेलमिंथस, दैट इज फ्लैटवर्म। प्लैटीहेलमिंथस में बहुत ही हाई रीजनरेशन पावर होती है। जब भी आप फ्रैगमेंटेशन, जब भी आप रीजनरेशन का टर्म सुनो, प्लानेरिया उसमें आएगा ही आएगा। स्पायरोगैरा में भी फ्रैगमेंटेशन होता है, लेकिन फ्रैगमेंटेशन इज एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा और हर एक पार्ट रीग्रो हो जाएगा न्यू ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो प्लानेरिया की बात करें तो अगर एक प्लानेरिया को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो हर एक पार्ट विल ग्रो इनटू एन इंडिपेंडेंट प्लानेरिया। यू कैन सी राइट हियर, दिस इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड दैट इज नोन एज रीजनरेशन। दे हैव हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, ठीक है। दूसरा पूछा गया है कि क्या हम कोई और एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें रीजनरेशन पाया जाएगा। यस, हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में कौन कौन आएगा, इसके एग्जाम्पल्स में आएंगे पॉरीफेरा। पॉरीफेरा मतलब स्पॉन्जेस, बच्चों हाई रीजनरेशन पावर,
ठीक है। इसके अलावा स्टार फिश में भी हाई रिजनरेशन पावर होती है। 2 एग्जाम्पल्स आर मोर देन इनफ। क्लास 9th में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसमें तो पूरा का पूरा एक टॉपिक था, पूरे चैप्टर में आपको अच्छे से बताया गया था। यहाँ पर आपको हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये पढ़ाया गया है। आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज वेरिएशन? लिस्ट 2 मेन रीजंस दैट मे लीड टू वेरिएशन इन रिप्रोडक्शन और इन अ पॉपुलेशन। तो वेरिएशन की डेफिनेशन यहाँ पर है, मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ आपको, ठीक है। वर्ड्स तो आप लोग रटाफाई कर लोगे, वर्ड्स तो आप लोग मगअप करके लिख कर आ जाओगे, लेकिन आपको मीनिंग भी तो समझ में आनी चाहिए, है ना। अगर आप समझोगे किसी कंसेप्ट को तो दैट विल स्टे विद यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप रटाफाई करोगे तो दैट विल स्टे फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। अगर कल एग्जाम है, लिखना है तो रटाफाई करो, इट्स फाइन, बट इफ यू वांट टू कीप दैट कंसेप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन योर हेड, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, देन यू कैन कन्वर्ट इट इन योर ओन वर्ड्स, राइट। तो वेरिएशन क्या होता है कि देखो, मैं भी ह्यूमन हूँ, आप भी ह्यूमन हैं, आपके आसपास जितने लोग हैं वो सब ह्यूमन हैं, बट हम सब की शक्लें, हम सब का बिहेवियर, हम सब की पर्सनालिटी एक दूसरे से कितनी डिफरेंट है ना। एक स्पीशीज़ होकर भी जो डिग्री ऑफ वेरिएशंस, डिग्री ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं हमें, इनको ही वेरिएशन कहा जाता है। अपने नीचे रोड पे चले जाओ, आपको अलग अलग कलर के डॉग्स दिखाई देंगे। एक और ब्राउन कलर का डॉग होगा, एक ब्लैक होगा, एक वाइट होगा, वाइट पे ब्लैक स्पॉट्स होंगे, हैं तो वो सारे डॉग्स, लेकिन देखो उनमें कितने सारे वेरिएशंस हैं। इसी चीज़ को कहा जाता है वेरिएशन। द डिग्री ऑफ डिफरेंसेस विद इन द स्पीशीज इज नोन एज वेरिएशन। लेकिन वेरिएशन आ कैसे रहा है? तो इसका सीक्रेट छुपा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक आपको माइटोसिस और मियोसिस में आपने एक पार्ट पढ़ा होगा, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन, और उसकी वजह से आता है वेरिएशन। बिल्कुल वी आर नॉट आइडेंटिकल टू आवर पेरेंट्स, है ना, हमें अलग तो है ना, हम शक्ल तो नहीं हम अपने पेरेंट्स के। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर होता है रिकॉम्बिनेशन। कितने पूछे गए हैं भाई? 2 मेन रीजन पूछे गए हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया, नंबर 1 इज रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन द प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1, ठीक है। नंबर 2, एक और वेरिएशन का रीजन है म्यूटेशन। म्यूटेशन कैन बी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस एंड इट इज द सडन चेंज इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर जीनोम चेंज होगा, अगर जीनोटाइप चेंज होगा, तो क्योंकि उससे एक्सप्रेस्ड प्रोटीन्स उसी से बन रहे हैं ना, वो भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो दे ऑल्सो कॉज वेरिएशन। लेट्स मूव फॉरवर्ड, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 एंड बी। In a cross between violet flower plants and white flower plants, state the characteristics of the plants obtained in the F1 progeny। अगर आपको मिस्टर मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स याद होंगे तो उन्होंने ये भी एक ट्रेट लिया था। ट्रेट मतलब कैरेक्टर, दैट इज फ्लावर कलर। उन्होंने क्या कहा था? ये जो वायलेट फ्लावर है, ये जो अपना वायलेट फ्लावर है, ये वाला, दिस इज डोमिनेंट। इसको हम किस एलील से? कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो अपने वाइट फ्लावर वाला है बच्चों, ये है रेसेसिव, जिसको हम लोग स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, उससे तो आप वाकिफ़ होंगे ही, है ना। मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि अगर हम यहाँ पर एक क्रॉस कर रहे हैं वायलेट फ्लावर प्लांट्स एंड वाइट फ्लावर, ये कलर कौन सा हो जाएगा? ये हो गया वायलेट और ये हो गया वाइट। इसका क्रॉस करेंगे तो अपनी जो प्रोजेनी बनेगी, अपना जो F1 बनेगा, उनमें क्या कलर आएगा? उनमें क्या कलर होगा? F1 लेकर देखते हैं, पुनेट स्क्वायर बनाकर देखते हैं। ये बन गया अपना पुनेट स्क्वायर। बड़ा ही इजी सा सॉल्यूशन है, बट मैं आपको एकदम डिटेल में करके बता रही हूँ। पता है मैं आपको क्यों डिटेल में करके बता रही हूँ? कि अगर ये ज़्यादा मार्क के लिए आ गया तो आपको लिखना भी तो ज़्यादा पड़ेगा ना, और अब जब आप बहुत ज़्यादा लिखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो हमारी जो यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग होंगी वो होगी कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी। मतलब सारी की सारी ऑफ स्प्रिंग एक ही जैसी होंगी और जिनका जीनोटाइप होगा कैपिटल वी स्मॉल वी। एक डोमिनेंट, एक रेसेसिव। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जो डोमिनेंट एलील होगा वो सिर्फ खुद को एक्सप्रेस करेगा, रेसेसिव को नहीं, अब एक पूरा मास कर देगा, उसको एक्सप्रेस नहीं करने देगा। तो क्या कलर होगा इसका?
इसका कलर होगा ऑफ कोर्स वायलेट, वायलेट फ्लावर्स होंगे F1 प्रोजेनी में, ठीक है। तो दिस जीनोटाइप है कैपिटल V स्मॉल v, मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, लेकिन इसका फिनोटाइप क्या होगा, वायलेट ही होगा। क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट, देखते हैं और क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। If the plants of F1 progeny are self-pollinated, what would be observed in plants of F2? इसी को हमको क्या करना है, क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है, F1 into F1। कलर चेंज करके लिखती हूँ ताकि भाई समझ में आए 1 कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 कहाँ से शुरू हो रहा है। तो सेकेंड पार्ट में हमने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन, ठीक है। कैपिटल V स्मॉल v इंटू कैपिटल V स्मॉल v, ये रहा हमारा पुनेट स्क्वायर, ये रहे भाई हमारे पेरेंट, और इससे क्या बनेगा, कैपिटल V कैपिटल V कैपिटल V स्मॉल v कैपिटल V स्मॉल v एंड स्मॉल v। मतलब एक होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन आई है कैपिटल V मतलब वायलेट, 2 हेट्रोजाइगस कंडीशन आई है मतलब कैपिटल V स्मॉल v मतलब वायलेट अगेन, एंड एक हमारा 25% प्रोजेनी बना रहा है स्मॉल v दैट इज होमोजाइगस रेसेसिव मतलब वाइट। क्या पूछा गया है, इफ द प्लांट इज सेल्फ पॉलिनेटेड देन व्हाट वुड बी ऑब्जर्व्ड इन द प्लांट्स ऑफ F2 प्रोजेनी। F2 प्रोजेनी में 3 ऑफस्प्रिंग्स आपके कैसे होंगे, वायलेट वाले होंगे, और 1 ऑफस्प्रिंग कैसा होगा आपका, वाइट होगा। ये ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगा। मतलब अगर हम जीनोटाइप देखेंगे मेरे बच्चों, तो जीनोटाइप है आपका कैपिटल V कैपिटल V स्मॉल v, मतलब 1:2 2:1। अगर हम देखेंगे भाई इनकी दिख कैसे रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या हैं, फिनोटाइप क्या है, तो अगर हम वायलेट इज टू वाइट का रेशियो देखेंगे तो वी विल फाइंड इट एज 3:1। आ गई बात सबको समझ में, है ना, आ तो गई होगी भाई, समझदार बच्चों, क्यों नहीं आएगी। थर्ड पॉइंट, if 100 plants are produced in F2 progeny then how many plants will show recessive trait? Recessive trait मतलब small v 25% of 100 is 25। 100 सीड्स हैं अपने पास, उसमें से 25% होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन दिखा रहे हैं, तो कितने ऐसे प्लांट्स हैं जो वाइट कलर होंगे बच्चों। इसका आंसर ये लिखा है आपके सामने, इज इक्वल टू 25 प्लांट्स। थोड़ी सी मैथ्स लगानी है, थोड़ी सी, बिल्कुल ज़रा सी। अब देखो बहुत सारे बच्चों को मैथ्स पसंद होती है, वो तो तुरंत आंसर बता देंगे, जिनको नहीं पसंद है उनको एकदम बेसिक सेंस, कॉमन सेंस यूज़ करना है। परसेंट मतलब पर 100। यहाँ पर हमें दिख रहा है 4 में से एक स्क्वायर जो है वो स्मॉल वी लेके बैठा है, मतलब अगर 4 में से कोई एक यहाँ पर अफेक्टेड है जो वाइट है, मतलब 25%। क्लियर। नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ लेट मी नो, मुझे बताओ, मुझसे डाउट पूछो, आई विल सॉल्व इट बेटर फॉर यू। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए पूछा गया है, व्हाट इज ओजोन, हाउ इट इज फॉर्म्ड एंड अपर लेयर्स ऑफ अर्थ ऑफ एटमॉस्फेयर, हाउ डज ओजोन अफेक्ट इकोसिस्टम। ओजोन जो है वो अपने देखो जब अर्थ पर लाइफ शुरू हुई थी ना, तो लाइफ शुरू होने का वन ऑफ द रीज़न वॉज कि आर ऑर्गेनिजम्स वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम यूवी रेडिएशंस, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आती है पिक्चर में ओजोन, ओजोन लेयर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ओजोन लेयर क्या है, O3 लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, ओजोन ओजोन ओजोन, दिस इज O3। तो ओजोन इज O3। जानते हैं कि ओजोन बनी कैसे है, ओजोन कैसे बनी है कि देखो ये अपना जो O2 का मॉलिक्यूल है ना, थोड़ा कलर वाइब्रेंट यूज़ करते हैं ताकि समझ में आए। ये जो अपना O2 का मॉलिक्यूल है, जब ये यूवी रेडिएशन की चपेट में आया तो इसने बना लिया O+O। दीज आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, दे कोलाइडेड विद O2 and formed O3, that is ozone। बन गई ओजोन,
ठीक है। पहले यूवी रेडिएशन के इम्पैक्ट में जो O2 था उसने ब्रेक होकर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बनाया, और यही ऑक्सीजन जो है दे कोलाइडेड विद O2 एंड देन दे फॉर्म्ड O3, ये बन गया ओजोन। कौन सी लेयर में है ओजोन? ओजोन इज फॉर्म्ड इन स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में फॉर्म हुई है। अब स्ट्रेटोस्फीयर में फॉर्म करके कर क्या रही है, इसके लिए मैं ज़रा अपनी अर्थ को बना दूं यहाँ पर, ये मान लो है अपनी अर्थ, ठीक है। अर्थ के ऊपर ओजोन लाइट ग्रीन कलर से बना देती हूँ, मान लो ये है ओजोन, ठीक है, ठीक है, दिस इज अर्थ एंड दिस इज ओजोन। जो ये O3 लेयर है ये हमको प्रोटेक्ट करती है सन से आने वाली यूवी रेडिएशन से, ये उसको ऐसे रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, तो रिफ्लेक्ट कर देती है तो एब्जॉर्ब कर देती है, ठीक है, दिस इज यूवी रेज। तो O2 एक्ट्स एज अ शील्ड एंड प्रोटेक्ट्स our ecosystem from harmful UV rays. ठीक है, हार्मफुल यूवी रेज। क्यों? यूवी रेज से क्या क्या हो सकता है? यूवी रेज जो है दे आर सो हार्मफुल दैट दे कैन कॉज, अगर यूवी रेज एक्सपोजर हो रहा है बहुत ज़्यादा, दे कैन कॉज कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या होता है? आपने हिंदी में इसका नाम सुना होगा, मोतियाबिंद, आइज़ को इफेक्ट करता है, ठीक है, उसको कैटरैक्ट कहा जाता है। और क्या होता है इससे? स्किन एलर्जीज होती हैं, स्किन एलर्जीज। ज़्यादा देर तक यूवी रेडिएशन पे एक्सपोज रहने पे रेडनेस आ जाती है, रोजेशिया हो जाता है, पिंपल्स आ जाते हैं, एक्नेज आ जाते हैं, दीज काइंड ऑफ इफेक्ट इज सीन इन स्किन। अगर इफ द पर्सन इज एक्सपोज टू यूवी रेडिएशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दिस कैन ऑल्सो कॉज कैंसर। कौन सा कैंसर? स्किन कैंसर हो सकता है इससे, क्योंकि यूवी रेज क्या है? यूवी रेज या फिर यूवी रेडिएशन एक म्यूटेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूटेंट? म्यूटेंट मीन्स नॉट म्यूटेंट, माय बैड, इट्स अ म्यूटाजन। यूवी रेज क्या है? एक म्यूटाजन है। और म्यूटाजन क्या होते हैं? जो कि म्यूटेशन क्रिएट कर सकते हैं, और म्यूटेशन कैन लीड टू वेरी वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स एज वेल, ठीक है, चेंज इन फिनोटाइप। क्लियर? कौन सा रेडिएशन है? ये एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, ठीक है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, यूवी रेज क्या है? दे आर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, तो ये पता चल गया हमें यूवी रेज के बारे में। और इन सारी चीज़ों से कौन प्रोटेक्ट कर रहा है हमें? ओजोन प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे अपने इकोसिस्टम को ये बचा रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, लिस्ट 2 ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। इजी क्वेश्चन, लास्ट पेपर में भी सॉल्व किया था। ये लिख देती हूँ मैं, 2 ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। ह्यूमन मेल लिख दिया भाई, ह्यूमन मेल नहीं, ह्यूमन मेड। ठीक है, एक तो मैं आपको बता देती हूँ, क्रॉप फील्ड्स। एग्रीकल्चरल फील्ड्स जो है, एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो हम लोगों ने ही तो बनाए हैं, है ना। तो क्रॉप फील्ड्स हो गए। इसके अलावा हो गया एक्वेरियम। एक्वेरियम में भी हम पूरा एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम रेडी कर रहे हैं, जहाँ फिशेस रह रही हैं, छोटे छोटे से प्लांट्स हैं और फिशेस है जो आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो दे बोथ ऑफ देम आर ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, ठीक है। ओके, we do not need to clean a pond in the same manner as we do an aquarium. Give reasons to justify this statement. इसका रीज़न ये है कि पॉन्ड में क्या होता है, पॉन्ड में नेचुरल डिकम्पोजर्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं जो पूरी एक साइकिल, एक पूरी फूड चेन बनी हुई है जो इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर है,
ठीक है। जैसे कि अगर किसी प्लांट या एनिमल की डेथ हो गई तो वहाँ पे डिकम्पोजर से जिसको डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स को वापस से रिप्लेनिश कर देंगे पॉन्ड में, देन दोज न्यूट्रिएंट्स विल बी टेकन अप बाय द सेम ऑर्गेनिजम्स हु आर लिविंग इन दैट पॉन्ड। द सेम थिंग डज नॉट हैपन इन एक्वेरियम बिकॉज एक्वेरियम इज माइक्रो मैनेज्ड बाय ह्यूमन। भाई साफ क्लीन सुंदर दिखाई देना चाहिए। अब जैसे कि अगर कोई डिजीज्ड फिश है एक्वेरियम में तो हम इंटरफेयर करेंगे, उसको निकालेंगे वहाँ से, उसको ट्रीट करेंगे। अगर फिश की डेथ हो गई तो हम उसकी डेड बॉडी वहाँ से हटा देंगे। तो ये हम साइकिल ब्रेक कर देते हैं और वहाँ पे डिकम्पोजर्स होते ही नहीं है। दैट्स वाई वी नीड टू कीप द एक्वेरियम क्लीन, अदरवाइज ऑल द फिशेस विल डाई। ठीक है, तो दैट इज द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है, मेंशन वन फंक्शन each of the following organism in human male reproductive system। same question by 2021 के पेपर में I have explained you this। ये सारी ही चीज़ें कि टेस्टिस क्या है, स्क्रॉटम क्या है, वास डिफरेंस क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है। तो यू कैन सी द डायग्राम हियर। यहाँ पर जो मार्क्ड है टेस्टिस विच इज़ द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जहाँ पर स्पर्म्स बनेंगे। ठीक है, लिख भी देती हूँ मैं साथ साथ, यहाँ पर इन्हीं के सामने सामने लिख देती हूँ। डायग्राम आपका यहाँ पर रखा हुआ है। टेस्टिस इज साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब जेनरेशन, स्पर्म मतलब मेल गेमीट। मेल गेमीट बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, वन फंक्शन बोला है और यही इतना ही लिखेंगे। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन भी यहीं से रिलीज होता है। स्क्रॉटम क्या है? स्क्रॉटम इज द पाउच इन विच टेस्टिस आर प्रेजेंट। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है ये? एक्स्ट्रा एब्डोमिनली प्रेजेंट है, बॉडी के बाहर। ठीक है, ये हो गया हमारा स्क्रॉटम। साथ साथ में डायग्राम भी देखते जाओ। नेक्स्ट इज वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, यहाँ पर देखो जरा इसकी लेबलिंग। वास डिफरेंस एक वो डक्ट है विच कैरीज स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज यूरिथ्रा। तो ये जो डक्ट है विच इज कैरिंग स्पर्म इज नोन एज वास डिफरेंस। ठीक है, यू कैन सी इट राइट हियर। तो इट कैरीज या फिर इट ट्रांसपोर्ट्स sperms from testis to urethra। भाई टेस्टिस और वास डिफरेंस के बीच में भी डक्ट्स होते हैं, हमने पढ़ा तो है कि भाई पहले वासा इफ्रेंशिया होता है, देन एपिडिडाइमस होता है, फिर वास डिफरेंस होता है, फिर यूरिथ्रा होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड इज एन अनपेयर्ड ग्लैंड। अनपेयर्ड सिर्फ ग्लैंड नहीं बच्चे, अनपेयर्ड एक्सेसरी ग्लैंड है ये। इट सिक्रीट्स फ्लूइड। कैसा फ्लूइड? अल्कलाइन फ्लूइड एंड फॉर्म्स सीमन। किसके साथ? along with seminal vesicle। ठीक है, तो ये हो गया हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड की डेफिनेशन। डेफिनेशन है, याद कर लो बस। स्ट्रक्चर, लेबलिंग एंड ऑल, जस्ट मेमोराइज इट, याद रखना है इसको। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके। नेम द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच फॉर्म इन द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ ऑल फूड चेन। व्हाई आर दे कॉल्ड सो? पहला ऑर्गेनिज्म मतलब पहले ऐसे ट्रॉफिक लेवल 1 बोल सकते हैं हम इनको। उनको हम कहते हैं बच्चों प्रोड्यूसर्स। याद करो, सबसे पहले वालों को हम कहते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। क्यों बोलते हैं हम इनको प्रोड्यूसर्स? क्योंकि दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी बायोटिक कंपोनेंट। जैसे कि हमें खाने के लिए या तो वी विल ईट प्लांट्स, या तो वी विल ईट एनिमल्स, या तो वी विल ईट एनिमल प्रोडक्ट्स, है ना। वी कैन नॉट मेक आवर ओन फूड। हम धूप में खड़े होकर फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, प्लांट्स कर सकते हैं। तो प्लांट्स जो हैं, ग्रास जो है, ग्रीन ऑर्गेनिजम्स जो हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, फोटोसिंथेसिस करके। तो उनको हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तभी तो वो सबसे आगे हैं, क्योंकि उन पर पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट हैं। जैसे कि
ग्रास को डियर खाएगा, डियर को वुल्फ खाएगा, वुल्फ को लायन खाएगा। तो सबसे पहले कौन बैठी है? ग्रास। क्यों? क्योंकि उसने खुद का फूड खुद प्रिपेयर किया है, वो किसी और पर, किसी बायोटिक और किसी बायोटिक कंपोनेंट पर डिपेंडेंट नहीं है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसीलिए द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच फॉर्म द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे आर द फर्स्ट लेवल टू प्रोड्यूस फूड। और इसीलिए हम उनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं, बिकॉज दे कैन जनरेट देयर ओन फूड। ये पूरा डिटेल जो मैंने कहा है सब कुछ आपको डिटेल में लिखना है। पॉइंट 1 they are called as producers. Point 2 they are the first trophic level. Point 3 because they can prepare their own food. Point 4 they are not dependent upon any other biotic component. और इसीलिए हम उनको trophic level 1 में रखते हैं. Let's move on to the second question. Why are human beings most adversely affected by biomagnification? पहले biomagnification का मतलब समझते हैं. डेफिनेशन ये रही, मीनिंग समझा देती हूँ मैं. बायोमैग्निफिकेशन मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट्स इन द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल. जैसे कि पेस्टिसाइड्स यूज़ किए गए क्रॉप्स में, ठीक है, क्रॉप्स में, ग्रास में, गार्डन में, कहीं भी किया हो, ठीक है. मान लो कोई फ्रूट है, ठीक है, फ्रूट का हॉर्टिकल्चरल फील्ड है, वहाँ पे मान लो एप्पल उग रहे हैं या फिर कोई भी फ्रूट उग रहा है, वहाँ पर हमने पेस्टिसाइड्स यूज़ किए हैं या हर्बिसाइड्स यूज़ किए हैं. अब वो जो केमिकल्स यूज़ किए हैं वो सॉइल में मिक्स होंगे एंड दैट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय दीज प्लांट्स एंड वंस दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय दीज प्लांट्स, वो कोई मान लो कोई एनिमल खा के चला गया, कोई बर्ड, किसी बर्ड ने खा लिया, ठीक है, उस बर्ड को मान लो किसी स्नेक ने खा लिया, उस स्नेक को मान लो किसी और ऑर्गेनिज्म ने खा लिया और उस ऑर्गेनिज्म को हमने खा लिया. तो वो जो टॉक्सिक एलिमेंट्स थे जो उस एप्पल में थे, पहले वो उस बर्ड में गए, फिर बर्ड से उस स्नेक में गए, स्नेक से वो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में गए. मान लो स्नेक को नेवले ने खाया, नेवले को किसी बड़े ऑर्गेनिज्म ने खा लिया, किसी वुल्फ ने खा लिया, उस वुल्फ को किसी और ऑर्गेनिज्म ने खा लिया, उस ऑर्गेनिज्म को हमने खा लिया. धीरे धीरे ये सारे टॉक्सिक एलिमेंट आकर हम में एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं ना. वी आर दी एपेक्स, हमारे आगे कहाँ जाएंगे? ये कहीं नहीं जाएंगे. तो ये टॉक्सिक एलिमेंट्स हम में एक्यूमुलेट होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे एंड देन दे कैन कॉज सीवियर डिजीजेस लाइक ट्यूमर्स एंड कैंसर्स, ठीक है. तो इसको कहा जाता है बायोमैग्निफिकेशन. और हम सबसे ज़्यादा क्यों इफेक्टेड हैं इसमें? नंबर 1 बिकॉज वी आर दी एपेक्स एंड नंबर 2 क्योंकि ये जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं ना, ये फैट्स में मिक्स होकर हमारी बॉडी में आराम से रखे रहते हैं, ठीक है. फैट सोल्यूबल होते हैं ये और हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी तो फैट स्टोर करती है, हमारा एनर्जी रिजर्वायर है वो, है ना. तो सेकेंड क्वेश्चन इज डन. थर्ड क्वेश्चन इज स्टेट 1 इल इफेक्ट ऑफ द एब्सेंस ऑफ डिकम्पोजर्स. 1 चलेगा ही नहीं नेचुरल इकोसिस्टम विदाउट डिकम्पोजर्स. फिर भी आप 1 क्या कहोगे कि देयर विल बी नो न्यूट्रिएंट साइकिल. न्यूट्रिएंट साइकिल मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म, मान लो एक प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट ने सॉइल से सारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए, उस प्लांट को खाया एक काऊ ने, उस काऊ को खाया एक लायन ने. अब लायन की जब डेथ होगी तो वो उसकी बॉडी डिकम्पोज होगी, मतलब सड़ेगी. कौन करवाएगा? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करवाएंगे. और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसी न्यूट्रिएंट को, जिसका प्राइमरी सोर्स क्या था, वो प्लांट जिसने सॉइल से एब्जॉर्ब किया है, उन न्यूट्रिएंट्स को वापस से सॉइल में पहुंचाएंगे या वापस से एटमॉस्फेयर में पहुंचाएंगे. तो ये जो पूरी न्यूट्रिएंट साइकिल चल रही है, इसकी चाबी कौन है? डिकम्पोजर्स, ठीक है. अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो बच्चों अपना नेचुरल इकोसिस्टम भी नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है. तो दिस इज वन आई मीन मेजर इफेक्ट ऑफ नॉट हैविंग डिकम्पोजर्स इन आवर इकोसिस्टम. इसको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करके जितना ज़्यादा लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे. अब ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि आप सॉन्ग लिख कर आ जाओ, ठीक है. सेंसिबल चीज़ें लिखना, जो मैंने आपको पढ़ाया, जो मैंने आपको सुनाया है, बैक करो, फिर से सुनो, खुद के वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो, ठीक है. नोट्स चाहिए हो आपको तो प्लीज़ रीच आउट टू मी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इतना बड़ा क्वेश्चन हो, बट बड़े क्वेश्चन के अलावा पॉइंट ये है कि ये क्वेश्चन सेक्स डिटर्मिनेशन से है. फिर से सेक्स डिटर्मिनेशन आ गया, ठीक है. फिर भी आई विल रीड इट आउट फॉर यू. द मैकेनिज्म बाय विच द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड एज सेक्स डिटर्मिनेशन. सही बात है. इन ह्यूमन बीइंग सेक्स ऑफ अ न्यूबॉर्न इज जेनेटिकली डिटरमाइंड whereas in some other it is not. ये भी सही बात है. इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ. पहले मैं इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि ये जो यहाँ पर लिखा है कि ह्यूमन बीइंग सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न इज जेनेटिकली डिटरमाइंड whereas in some other it is not. देखो, अपने ह्यूमन में क्या होता है?
46 क्रोमोसोम, गैमीट्स में जाएगा 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स इन अ फीमेल, और मेल्स में 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई। अब अगर एक्स वाई जुड़ेंगे तो क्या बन गया मेल, अगर एक्स एक्स फ्यूज होंगे तो क्या बन गई फीमेल। ये है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन, इजी पीजी। इसका जो सेकेंड स्टेटमेंट लिखा है कि देखो हमें तो जेनेटिकली डिफाइंड है, मतलब हमें तो क्रोमोसोम का सारा खेल है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें दूसरे फैक्टर्स आर ऑल्सो इफेक्टेड। दूसरे फैक्टर्स एज एन टेम्परेचर, हॉर्मोन्स, एक जैसे लिजर्ड हो गई, क्रोकोडाइल्स हो गए, इनमें ना टेम्परेचर प्लेज अ मेजर रोल, कि अगर इनके एग में के आसपास टेम्परेचर अगर बहुत कम होगा तो जो ऑफस्प्रिंग होगी वो फीमेल होगी, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मेल होगा। तो यहाँ पर क्रोमोसोम डू नॉट प्ले अ रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स, ठीक है। तो ये आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, देर आर 23 पेयर क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन। अभी अभी समझाया मैंने भाई, 44 22 जो है वो बॉडी कैरेक्टर्स देते हैं और जो है वो सेक्स डिटरमाइन करते हैं। और द सेक्स क्रोमोसोम 2 टाइप्स, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन द विच टाइप ऑफ मेल गेमेट फ्यूजेस विद द फीमेल। ये अभी अभी एक्सप्लेन किया अलॉन्ग विद द डायग्राम। लेट्स मूव फॉरवर्ड, चलते हैं आगे फटाफट से बिना देर किए। वाई इज अ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग कॉल्ड एज अ मिसमैच्ड पेयर्स इन टर्म ऑफ टाइप एंड साइज। तो देखो, सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड एज मिसमैच्ड पेयर इन टर्म्स ऑफ टाइप एंड साइज। यहाँ पर बात हो रही है ह्यूमन मेल की। पहले मैं फीमेल बता देती हूँ। देखो फीमेल में क्या होता है, फीमेल में दोनों ही क्रोमोसोम्स, फीमेल में क्या है, फीमेल में इट्स 44 प्लस एक्स। ये एक होमोजाइगस कंडीशन है। होमो मतलब सिमिलर कंडीशन है, दोनों क्रोमोसोम सेम है, ठीक है। इट इज दे आर नॉट मिसमैच्ड। यहाँ पर जिनकी बात हो रही है, जो मिसमैच्ड लिखा है आपके सामने बच्चों, यहाँ पर वी आर स्पीकिंग अबाउट द ह्यूमन मेल। ह्यूमन मेल में होता है 44 प्लस एक्स वाई। दिख रहा है, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, है ना। तो हो गई ना मिसमैच्ड पोजीशन, मिसमैच्ड स्ट्रक्चर। और एक्स के साइज के कंपैरिजन में इनके जो साइज है ना, द साइज एंड शेप आर डिफरेंट। कैसे डिफरेंट? ये रही रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड अ वाई क्रोमोसोम। कैन यू सी हाउ आर दे मिसमैच्ड इन टर्म्स ऑफ टाइप एंड देयर साइज? यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। ओके, आउट ऑफ मेल और फीमेल विच वन ऑफ देम इज अ परफेक्ट? ये लिखा है, ये है परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। लड़कियां तो परफेक्ट होती ही हैं, लड़के भी परफेक्ट होते हैं, सब परफेक्ट होते हैं। हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम्स की, सिमिलर, ठीक है। एंड यहाँ पर इन केस ऑफ परफेक्ट पेयर विल द गेमीट्स प्रोड्यूस विल बी ऑफ सेम काइंड। ऑफ कोर्स, इसमें अगर हम गेमीट्स प्रोड्यूस करेंगे तो कौन कौन से गेमीट बनेंगे? अपना एक ही टाइप का गेमीट बनेगा बच्चों, और उस गेमीट को बोलेंगे 22 प्लस एक्स। मेल्स में देखेंगे तो कैसा गेमीट? 2 गेमीट बनेंगे। गेमीट 1 कहलाएगा 22 प्लस एक्स, और गेमीट 2 बनेगा यहाँ पर 22 प्लस वाई। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। नेम 2 एनिमल्स हुज सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। अभी मैंने आपको बताया था, एक लिजर्ड लिख दो, एक क्रोकोडाइल लिख लो, बस काफ़ी है। 2 एग्जाम्पल्स हैं, बहुत हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक रिप्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ कौन कौन है जो जेनेटिकली जिनका सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता। दीज आर द पिक्चर्स ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स। एक बार क्विक ग्लांस दे दो, याद कर लो, यही लिख कर आ जाइएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। With the help of a flow chart only, show how sex is genetically determined in human beings. देख रहे हो, लाइन से क्वेश्चन सेक्स डिटर्मिनेशन पे है। बेटा जी आप ये एक टॉपिक पढ़ लीजिए एंड लिटरली यू आर हैविंग लाइक 2 to 3 क्वेश्चंस इन योर हैंड। एंड 2 to 3 क्वेश्चन सुनने में कम लगते हैं, लेकिन मार्क्स जब आते हैं ना इनसे तो मज़ा आ जाएगा कि बायो में सबसे अच्छा स्कोर करोगे आप। मेरे स्टूडेंट्स बहुत सारे पेरेंट्स आके मुझे बोलते हैं कि मैम उसे फिज़िक्स और केमिस्ट्री में, मैथ्स में बड़ा इंटरेस्ट है, पर मैं मार्क्स तो जो है वो बायो में ही लेकर आता है। एंड दैट इज़ द पॉइंट आई एम टेलिंग यू सिंस फॉरएवर कि बायो इज़ गोइंग टू पिक अप योर मार्क्स। साइंस में अच्छा स्कोर करना है, प्लीज़ सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ वो पढ़ो, उस पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करो। एक टॉपिक पढ़ने से आप 2 से 3 क्वेश्चन सेव कर सकते हो।
राइट तो ये आपका फ्लो चार्ट जो हम पहले भी देख चुके हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. वी विल नॉट वेस्ट टाइम इन रिपीटिंग दैट. इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, थोड़ा सा बैक जाइए एंड फिर से एक बार पढ़ लीजिए मैं आपको क्या समझा रही हूँ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. गिव रीजंस. प्लेसेंटा इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर फीटल डेवलपमेंट. बिल्कुल सही बात है. प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा इज द कनेक्शन बिटवीन द बेबी एंड द मदर, और प्लेसेंटा के थ्रू ही बेबी, मतलब प्लेसेंटा के थ्रू ही बेबी रेस्पायर करेगा, एक्सक्रीट करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, उसको ऑक्सीजन मिलेगा, एवरीथिंग, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, एवरीथिंग इज गिवन अप बाय द प्लेसेंटा. तो यहाँ पे मैं एक दो चीज़ें आपको लिखवा देती हूँ, जैसे कि प्लेसेंटा को आप कैसे डिफाइन करेंगे. प्लेसेंटा इज द कनेक्शन बिटवीन मदर एंड बेबी, मदर एंड बेबी, ठीक है, इनके बीच में कनेक्शन है. दिस प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन. प्रोवाइड्स तो नहीं बोलेंगे, हेल्प्स बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना. प्रोवाइड क्या होता है? इट हेल्प्स इन providing nutrients, respiration and excretion to baby. ठीक है. It is formed after 3 months of implantation. और बच्चों बात यही नहीं ख़त्म होती, इसकी आगे एक और बात आपको पता होनी चाहिए. दिस इज अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन स्ट्रक्चर. पहली बात टेम्परेरी क्यों? टेम्परेरी इसलिए कि आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी प्लेसेंटा इज ऑल्सो पुश्ड आउट ऑफ द बॉडी. नंबर 2 एंडोक्राइन क्यों? क्योंकि ये हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, ठीक है. दिस रिलीजेस हार्मोन्स. अब यहाँ पर कौन कौन से हार्मोन्स हैं, इनके नाम तो आपको एकदम रटाफाई होने चाहिए. जैसे कि ये रिलीज़ करेगा एस्ट्रोजन, ये रिलीज़ करेगा प्रोजेस्टेरॉन, ये रिलीज़ करेगा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG, ये रिलीज़ करेगा रिलैक्सिन एक पॉइंट पर, ठीक है. ये सारे हार्मोन्स आर रिलीज्ड बाय प्लेसेंटा. इतने मार्क्स लिखो, इतना लिखो, फुल मार्क्स पाओ, ठीक है. चलो आगे चलते हैं. यूट्राइन लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी आफ्टर फर्टिलाइजेशन. यस, यूट्राइन लाइनिंग एंडोमेट्रियम क्यों थिक हो जाएगी? ताकि उसमें आकर इम्प्लांटेशन हो जाए. इम्प्लांटेशन के लिए द एंडोमेट्रियल वॉल नीड्स टू बी थिक एंड स्पॉन्जी. चलो चलते हैं आगे. सॉरी. Name the reproductive and non-reproductive parts of bread mold or rhizopus. Bread mold है क्या? Bread mold is a fungus. फंगस का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है? क्या होता है फंगस का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? बेटा जी स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? इसके लिए हम देखेंगे ये वाला डायग्राम. इफ यू कैन सी, तो यहाँ पर एक ब्रेड के ऊपर राइजोपस ग्रो हुआ है. राइजोपस के जो ऊपर का बैग, जो राउंड स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, उसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम के अंदर फॉर्म होते हैं स्पोर्स. एंड व्हेन द स्पोरेंजियम मतलब बैग ऑफ स्पोर्स, व्हेन इट बर्स्ट्स, all these spores are released into the air, and wherever they land, wherever मतलब whenever they land on an organic matter, they form a new fungus. नया फंगस ग्रो कर जाएगा, ठीक है. तो अभी जो आपने स्ट्रक्चर देखा, ज़रा मैं यहाँ पे बना दूँ. मान लो ये है अपनी ब्रेड, ब्रेड के ऊपर ये बैठा है अपना फंगस, लाइक दिस. इसमें से आपने देखा कि इस तरीके से स्पोर्स जो हैं वो बाहर निकल चुके हैं. और यहाँ पर स्पोर्स जो हैं वो बहुत सारे प्रेजेंट हैं. और नीचे आपने देखे होंगे इसकी रूट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे, जिनको हम राइजोइड्स कहते हैं. ज़रा बता देते हूँ, लेबलिंग कर देते हूँ यहाँ पे कौन कौन क्या क्या है. ये तो हमें पता है बैग ऑफ स्पोर्स, जिसका नाम क्या है? स्पोरेंजियम.
दैट इज बैग ऑफ स्पोर्स। इसके अंदर कौन प्रोड्यूस हो रहा है? इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है स्पोर्स। स्पोर्स ही है जो आगे जाके रिप्रोड्यूस करे, तो ये तो अपना रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, है ना। ये जो स्पोर्स रिलीज हो रहे हैं, स्पोर्स रिलीज्ड इनटू एयर and form new rhizopus whenever they land on an organic matter। ठीक है, ये क्या है? ये ब्रेड एक ऑर्गेनिक मैटर ही तो है जहाँ पे ये ग्रो कर रहे हैं। और ये जो इनकी रूट्स है बेटा जी, इनको हम कहते हैं राइजोइड्स, जो कि क्या है? दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स कहाँ से? इस ऑर्गेनिक मैटर में से, ब्रेड में से। तो भाई देखो, ध्यान से देखो क्या पूछा गया है। इनमें से रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है, और इनमें से मतलब एडवांटेजेस, यस, रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है। रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, मतलब स्पोरेंजियम स्पोर्स, राइट। और नॉन रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, राइजोइड्स, ये तो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने में हेल्प करे, सो दे आर द नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये है आपके क्वेश्चन का जवाब कि ये है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, and these are the sporangium and spores are the reproductive part. I hope we are clear with this. Let's move on to the second part of this question, that is list any two advantages of vegetative propagation. We speak about vegetative propagation when we speak about the plants, when we speak about the reproduction, asexual reproduction in plants. जहाँ पर गैमीट्स नहीं है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं है, जहाँ पर जाइगोट फॉर्मेशन नहीं है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होने की जब हम बात करते हैं, मतलब थ्रू एनी पार्ट ऑफ द प्लांट वी कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांटलेट्स, न्यू प्लांट्स। जैसे कि आपने रोज़ में देखा होगा कि उसकी स्टेम को कट करो, उसको लगा दो सॉइल में, अ न्यू रोज प्लांट विल ग्रो, है ना। सो दैट इज ऑल्सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन टाइप। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस? द एडवांटेजेस आर कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज स्लो, no, I'm sorry, not slow, fast, it produces high number of progeny, and of course all the complexities, all the things that are involved in sexual reproduction, we are escaped from that. So that is the answer for the second part. यहाँ पर मैंने आपको एक picture दिखाई है vegetative propagation की। Next, let's move on to the next slide. The next question is, how do organisms reproduce? Name the reproductive parts of an angiosperm. Where are these parts located? Explain the structure of this its male reproductive part. तो एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स। बेटा जी नाम पर दाम देख के डरिए मत, फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पे रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और उनका लोकेशन क्या है। यहाँ पर है आपकी स्क्रीन पर एक्सप्लेनेशन कि एक फ्लावर है, फ्लावर में 4 रोल्स होते हैं। नंबर 1 इज़ sepals, number 2 is petals, number 3 is androecium, and number 4 is gynoecium. Androecium is the male reproductive part and gynoecium is the female reproductive part. यही फूल का चित्र बना के आ जाइएगा अपने पेपर में, मार्क कर दीजिएगा एंड जस्ट मेंशन दैट एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड्रोशियम में आएंगे, एंड्रोशियम का अगर हम स्ट्रक्चर हटा देते हैं, इसको ज़रा यहाँ दिखा देती हूँ। एंड्रोशियम का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, लाइक दिस, ये, और एक बाइलोब्ड एंथर लगा होता है इसके ऊपर कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? हम इसको बोलते हैं स्टेमिन। स्टेमिन को, इस पार्ट को हम कहते हैं बोलते सिर्फ एंथर है, बाइलोब्ड इसका स्ट्रक्चर होता है, तो मैं लिख देती हूँ इसकी, ये है एंथर। एंथर के अंदर कौन प्रेजेंट है? इट कंटेन द मेल गैमीट नोन एज पॉलन ग्रेन, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये है फिलामेंट, ये स्टॉक है इसका जो इसको होल्ड करके रखता है, इसको पकड़ के रखता है। ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या बोला जाए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को? हम इसको बोलते हैं एंड्रोशियम। When we speak about female reproductive part,
वी कॉल इट कार्पेल। कार्पेल में होगा एक स्टिग्मा, एक स्टाइल, एक ओवरी, और ओवरी के अंदर कौन होगा? ओवरी के अंदर होंगे छोटे छोटे से ओव्यूल्स। ठीक है, फटाफट से लेबलिंग कर दी जाए। बच्चों, दिस इज स्टिग्मा, द स्टिकी पार्ट। स्टिकी पार्ट के साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि यही है जो इट इज विच रिसीव्स पॉलन, इट रिसीव्स पॉलन। ये जो स्टॉक जा रही है स्टिग्मा से ओवरी तक, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल क्या है बच्चों? स्टाइल इज अ ट्यूब थ्रू विच pollen makes their way to ovary. ठीक है, ये है स्टाइल। लास्ट वाला पार्ट इज ओवरी। ओवरी इज द swollen part. It is the swollen base and it contains ovules. ovules को और क्या बोलते हैं हम? एग भी बोलते हैं। ये रहे ओव्यूल्स। ठीक है, अब एक और चीज़ बता देती हूँ मैं यहाँ पे। ये जो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स हैं, इनके लिए भी एक टर्म यूज़ करते हैं हम, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इज कॉल्ड एज प्लासेंटेशन। ठीक है, सो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज गाइनोशियम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और गाइनोशियम लिख दिया जाए यहाँ पर। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। चलो, आई होप दिस इज क्लियर। ये देखिए, सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर हमने बता दिया है। पूछा मेल के लिए गया था, बट आई हैव ऑल्सो टॉट यू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। व्हाट इफ इन दिस अपकमिंग बोर्ड्स दे आस्क यू फॉर फीमेल पार्ट? अब हर बार मेल ही थोड़ी ना पूछेंगे, तो फीमेल भी साथ साथ आप लोग याद कर लो। जैसा मैंने बनाया है वैसे ही कॉपी करके आना है आपको। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज प्यूबर्टी? Mention any two changes that are common to both boys and girls in early teenage years. Puberty is that stage of life when sexual maturity initiate to occur in any organism. How nature have designed us? Nature have designed us for feeding and breeding. ठीक है, ब्रीडिंग के लिए सेक्शुअल मेच्योरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ: जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव एंड सेनेसेंस और ओल्ड। तो जो ये बचपन होता है 1 साल से 10 साल 11 साल, ये हमारा ये क्या है? जुवेनाइल स्टेज है। ये रिप्रोडक्टिवली मैच्योर ऑर्गेनिजम्स नहीं है। फिर रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होने के लिए बॉडी में जो चेंजेस आएंगे उसमें हार्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, सेक्स हार्मोन्स, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल्स में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एंड दैट स्टेज इज नोन एज प्यूबर्टी व्हेन बॉडी अंडरगोस चेंजेस टू अचीव रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। ठीक है, डेफिनेशन लिखिए, आगे बताती हूँ चेंजेस क्या क्या होंगे। बॉडी साइज इंक्रीज होगा, है ना, वॉइस चेंज होगी, हेयर ग्रो होंगे इन दी आर्मपिट्स, इन दी ग्रोइंस, इन द प्यूबिक एरिया। वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पे हेयर ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगी, फीमेल्स में हाई पिच वॉइस हो जाएगी, फीमेल्स में फैट डिपोजिशन हो जाएगा, ब्रॉडनिंग ऑफ वेस्ट होगी, ये सारे चेंजेस आएंगे। मेल्स में क्या होगा? मेल्स में फेशियल हेयर आएंगे, डीप वॉइस होगी, एडम्स एप्पल आ जाएगा, मस्कुलाइन बॉडी ज़्यादा हो जाएगी, ब्रॉड शोल्डर्स हो जाएंगे, ये सारे चेंजेस आएंगे। और दोनों में ही कॉमन क्या है? जो कि मैंने बताया, बॉडी हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड बॉडी साइज इंक्रीज होगा, चेंज इन वॉइस होगा, and pimples, acne because of hormonal changes. These kind of things can be observed as well. Okay, let's move on to the next question. In the following food chain, only 2 joule of energy was available to the peacocks. How many energy would have been present in grass? Justify your answer. इसको पढ़ने से पहले हम एक चीज़ पढ़ेंगे, एक बात बताती हूँ मैं आप लोगों को
कि एक लॉ है जिसको हम कहते हैं 10% एनर्जी लॉ। कौन सा लॉ? 10% एनर्जी लॉ। 10% एनर्जी लॉ का ये कहना है दैट ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो बाकी की 90% का क्या हुआ? बाकी की 90% हीट एनर्जी के फॉर्म में या अदर एनर्जी फॉर्म की बॉडी से रिलीज आउट हो जाती है। ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। तो ऐसा मान लो, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, ठीक है? एक और फूड चेन का एग्जांपल देती हूँ मैं आपको यहाँ पर। एग्जांपल ग्रास, डियर, लायन, ठीक है? इजी। तो अगर ग्रास में एनर्जी है अराउंड 1000 जूल, तो डियर में कितनी जाएगी? ओनली 100 जूल। लायन में कितनी जाएगी? ओनली 10 जूल। ठीक है? ये है अपना कंसेप्ट, ये है जस्टिफिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इस फूड चेन को देखो जरा। इस फूड चेन में क्या कहा गया है? इन्होंने कहा है कि पिकॉक में कितनी एनर्जी है? पिकॉक में कितनी एनर्जी है? पिकॉक में है 2 जूल। तो यहाँ पर है 2 जूल। तो ये कितना होगा बताइए ज़रा? 2 जूल 10% गया है तो कितना हो जाएगा? वो 20 जूल हो जाएगा। ठीक है? दिस विल बी 20 जूल। ये कितना होगा? ये होगा 200 जूल। ये कितना होगा? ग्रास हॉपर 2000 जूल। और ग्रास कितना हो जाएगा? 20,000 जूल हो जाएगा बच्चों। ठीक है? फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए इस चीज को। लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज मेंट बाय गार्बेज? लिस्ट 2 classes into which garbage can be classified. What do we actually mean when we say that enzymes are specific in their action? दो काफ़ी अलग questions हैं. So next question is, what is meant by garbage? List 2 classes in which garbage is classified. So garbage is any unwanted discarded waste जो कि हमारे हाउस होल्ड से, हमारे स्कूल से, घर से, कॉलेज से, एवरीवेयर जहाँ पे अनवांटेड एलिमेंट्स जो होते हैं हम क्या करते हैं? उसको फेंक देते हैं, उसी को गार्बेज कहते हैं। ठीक है? डेफिनेशन इज एनी अनवांटेड और डिस्कार्डेड एलिमेंट्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड। अनवांटेड का मतलब हो जाएगा इज नोन एज गार्बेज। देयर आर 2 types ऑफ गार्बेज। नंबर 1 इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल, नंबर 2 इज नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल गार्बेज इज दैट विच कैन बी डिग्रेडेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और वो न्यूट्रिएंट साइकिल में इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर उसको पूरा सॉइल में हम लोग डाल सकते हैं, वो मैन्योर बन जाएगा, या फिर उसको हम कंपोस्ट की तरह इस्तेमाल कर लेंगे, या फिर वो सॉइल में मिल जाएगा। न्यूट्रिएंट विल बी, द सॉइल विल बी रिप्लेनिश्ड बाय द न्यूट्रिएंट्स। तो इसे हम बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे। जैसे कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, हमारा किचन वेस्ट हो गया, सब्जी हो गई, फ्रूट्स हो गए, फ्रूट के पील्स हो गए, एवरीथिंग इज बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट होते हैं जो डिग्रेड या खराब नहीं होते हैं, सालों सालों तक वैसे ही बने रहेंगे। बच्चों, दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स वी आर डीलिंग विद राइट नाउ। ओके, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे कि प्लास्टिक हो गया, उसको डिग्रेड नहीं कर सकता कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या होता है? वो पड़ा रहता है सालों तक पड़ा रहेगा, अपनी अर्थ को पोल्यूट करता रहेगा, ड्रेन्स को जाम करता रहेगा, ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता रहेगा, उनकी डेथ का कॉज बनता रहेगा। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का क्या किया जाए, ये तो अपने को समझ में आ गया। हम उसको मैन्योर बना सकते हैं, हम उसको डिग्रेड करके वापस से सॉइल में डाल सकते हैं, ज़्यादा हमें परेशान नहीं करेगा वो। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का क्या किया जाए? बट जो वी कैन रिसाइकिल देम, हम उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ये आ गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what do we actually mean when we say that enzymes are specific in their actions? Enzymes are proteins, they are biocatalysts which increase the rate of a reaction. लिख देती हूँ मैं, enzymes क्या हैं? enzymes हैं बायोकैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब वो होता है जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को ऑल्टर करे। दे इंक्रीज rate of reaction. Without enzymes, there is no living state.
We need enzymes for each and every reaction that is going on in our body. हर एक डाइजेशन के लिए, किसी चीज़ की फॉर्मेशन के लिए, एनाबॉलिज्म के लिए, कैटाबॉलिज्म के लिए, हर एक मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए वी नीड एंजाइम्स. अब हमने इसको हाईली स्पेसिफिक इसलिए कहा है, क्या कहा है हमने कहा है कि दिस इज़ हाईली स्पेसिफिक. मान लो ये अपना एंजाइम है, ठीक है, एक पिज़्ज़ा स्लाइस जैसा रीजन बना देती हूँ, और ये है उसकी एक्टिव साइट. ठीक है, क्या क्या बनाया मैंने, दिस इज एंजाइम एंड दिस इज एक्टिव साइट. एक्टिव साइट मतलब द एरिया और द स्पेसिफिक साइट वेयर सबस्ट्रेट इज अटैच्ड. ठीक है, तो इसका शेप एंड साइज ऐसा है ना कि एक स्पेसिफिक टाइप के सबस्ट्रेट को ही एक्सेप्ट करेगा और किसी सबस्ट्रेट को नहीं एक्सेप्ट करेगा, और इसीलिए हम इसको स्पेसिफिक कहते हैं कि इसकी एक्टिव साइट विल एक्सेप्ट ओनली अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, और किसी सबस्ट्रेट के साथ ये नहीं मिंगल अप होगा. जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ कि अपने सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज. तो सलाइवरी अमाइलेज सिर्फ और सिर्फ स्टार्च के साथ ही बाइंड करेगा और किसी भी बायोमोलिक्यूल के साथ बाइंड नहीं करेगा. आप उसको प्रोटीन दे दो, आप उसको ग्लूकोज दे दो, आप उसको माल्टोज दे दो, कुछ भी दे दो, सलाइवरी अमाइलेज सिर्फ और सिर्फ स्टार्च के साथ बाइंड करेगा. एकदम हाईली स्पेसिफिक है वो. क्लियर? तो चलो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट इज नेम द टू टाइप ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय मेन. ये दिखाती हूँ मैं आपको इसका सॉल्यूशन ढूंढ के. कहाँ पढ़ा है हमने इसको, कहाँ पढ़ा है ये रहा. इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा है, देखो मेल के पास दो गैमीट होते हैं. गैमीट नंबर 1 इज 22 प्लस एक्स एंड गैमीट नंबर 2 इज 22 प्लस वाई. चलो वापस आ जाए स्लाइड पे. इसका सॉल्यूशन तो मैंने आपको अभी तुरंत बता दिया है. दिस वाज द क्वेश्चन, राइट? तो ये तो हमें पता है, फिर भी एक बार लिख देती हूँ. फिर भी जो है एक बार मैं आप लोगों के लिए इसको लिख देती हूँ. दैट गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय मेल. ठीक है, गैमीट 1 लिखेंगे हम यहाँ और गैमीट 2 लिखेंगे हम यहाँ पे. ब्लू कलर से लिख देते हैं. फेवरेट कलर तो मेरा पिंक है, लेकिन ब्लू से लिख देते हैं, कोई बात नहीं. 22 प्लस एक्स होगा एक, और एक होगा 22 प्लस वाई. These are the two types of gamete that are present in the males. Let's move on to the next question. Does a male child inherit X chromosome from its father? Justify करना है. तो देखो इसका आंसर आप सबको पता है, मैं आपको बताऊंगी इसका जस्टिफिकेशन. कैसे जस्टिफिकेशन बताएंगे कि देखो एक बेबी की फॉर्मेशन के लिए एक तो हमें चाहिए होगी मदर, जिसका क्या होगा क्रोमोसोम मेकअप 22 प्लस एक्स, और एक होंगे हमारे फादर जो कि होंगे 22 प्लस. मेल चाइल्ड है ना, कहाँ है, मेल चाइल्ड है, मतलब ऑफ कोर्स ये लेना पड़ेगा हमें वाई. तो जब ये दोनों क्रोमोसोम मिक्स होंगे तो क्या बनेगा 44 प्लस एक्स वाई. और बच्चों यही है वो जिसको हम कहेंगे मेल चाइल्ड. तो क्या आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि x किसके पास से आ रहा है, मदर के पास से आ रहा है. तो अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नो. द मेल चाइल्ड डू नॉट इनहेरिट द एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर. द मेल चाइल्ड इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हिज मदर. फादर से क्या मिल रहा है उसको, वाई क्रोमोसोम मिल रहा है. क्लियर? तो सेकेंड भी क्लियर है. थर्ड पे चलते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन फीमेल. फिर से वही पीछे मैंने आंसर लिखवाया है, पर अपने दिल के संतोष के लिए आई विल हेल्प यू टू राइट दिस आंसर अगेन. गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल. एक ही टाइप का गैमीट है और वो होगा 22 प्लस एक्स. इजी बीजी. चलो आगे चलते हैं. हाँ, ये तो क्वेश्चन कुछ रिपीटेड सा नहीं लग रहा, ये क्वेश्चन कुछ रिपीटेड सा नहीं लग रहा सबको. वाई वी डू नॉट क्लीन
नहीं, वी डू नॉट क्लीन पॉन्ड्स और लेक्स बट एक्वेरियम नीड्स टू बी क्लीन रेगुलरली। पीछे जाओ, वहाँ से देख कर आओ, आपके पास तो ऑप्शन है ये। पहले के टाइम पर जब यूट्यूब नहीं था, जब गूगल नहीं था, हम लोग क्लास में बैठते थे, ध्यान से सुनते थे, टीचर जो बोल रहा है जल्दी जल्दी लिखते थे, मिस हो गया तो डर लगता था वापस पूछने में, सर क्या बोला आपने। नाउ यू हैव सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, सच गुड रिसोर्सेज कि आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, नहीं समझ आ रहा, नहीं याद आ रहा, पीछे करके देख लो, फिर से याद कर लो, है ना। तो यूटिलाइज इट बेस्ट एंड ऑफ कोर्स दिस एब्सोल्युटली शुड शो इन योर रिजल्ट कि अगर आपको इतने सारे रिसोर्सेज मिले हैं तो मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे, है ना। चलो आगे चलते हैं। Why is ozone layer getting depleted at higher level of the atmosphere? Mention one harmful effect caused by its depletion. ओजोन जो है वो बन रही है स्ट्रेटोस्फेयर में। कैसे बन रही है? बैक जाओ, देख कर आओ, यूवी रेडिएशन की हेल्प से कैसे हमने बनाई थी ओजोन। अब ये जो ओजोन है हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर रही है, हमें बचा रही है, जिससे कि कैटरैक्ट, स्किन एलर्जीज, स्किन कैंसर्स, ये सारी चीज़ों से हम क्या हैं, बचे हुए हैं, है ना। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब ओजोन भी खतरे में, थिनिंग ऑफ ओजोन चल रही है। सबने पढ़ा होगा ये ओजोन होल के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि जो CFCs होते हैं, जो रेफ्रिजरेटर्स और ACs में पहले गैसेस यूज़ होती थी, वो बहुत ही ज़्यादा डिप्लीट आउट करती हैं इसको, ओजोन लेयर को। और इससे क्या हो रहा है कि यूवी रेडिएशन कंप्लीट फिल्टर आउट नहीं रह पा रहा है। और अगर यूवी रेडिएशन अर्थ पे आना स्टार्ट हो रहे हैं या हो गए हैं तो it is very 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 harmful for the living beings. It can literally wipe out the whole population of the living organism present on the earth, you know. तो ये रीज़न है CFCs। नंबर 2 पॉल्यूशंस, जितना भी हम लोग एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इट इज़ अफेक्टिंग आवर ओजोन लेयर। हम अपनी जो ग्रेव है वो खुद ही खोदने का काम कर रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, दिस इज़ वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द डैमेज दैट ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ डूइंग टू दिस अर्थ। ठीक है, let's move on to the next question. Mendel blended, Mendel कौन है? Mendel है father of genetics. Blended his knowledge of science and mathematics to keep account of an individual exhibiting a particular trait in each generation. He observed a number of contrasting visible characters controlled in pea plants in a field. He conducted many experiments to arrive at the laws of inheritance. ये कैसा question? Oh, क्वेश्चन आगे है। वो तो कहानी बताई गई थी कि मेंडल ने ये किया, ये कहानी तो हमें पता है। सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू द F1 प्रोजेनी ऑफ टॉल प्लांट्स विद राउंड सीड्स एंड शॉर्ट प्लांट्स विद रिंकल्ड सीड्स लुक लाइक? F1 प्रोजेनी को हमने कहा है, मतलब पूछा गया है कि हमारे पहले प्लांट हैं टॉल प्लांट्स विद राउंड सीड्स। टॉल प्लांट मतलब कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल R, क्या होंगे ये? टॉल एंड राउंड। ठीक है, इसको हमने किससे क्रॉस किया? इसको हमने क्रॉस किया है डॉर्फ प्लांट, स्मॉल t स्मॉल r, मतलब ये है डॉर्फ प्लांट्स एंड रिंकल्ड सीड्स, रेसेसिव। अगर इनका क्रॉस करेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा एक ही टाइप का F1 प्रोजेनी। F1 होंगे हमारे कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r, जो कि एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है। बट हमें पता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो डोमिनेंट एलील है सिर्फ वही अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। तो ये कैसा होगा? ये भी टॉल एंड राउंड सीड्स का होगा। आ गई बात समझ में? ऐसे दिखेंगे, इतना तो छोटा सा आंसर है। ठीक है, बड़ा और इसको डिफाइन करना है तो पुनेट स्क्वायर बना दो भाई। पुनेट स्क्वायर का क्या करेंगे कि पहले ये जो कैपिटल T कैपिटल R हैं, इसके गेमीट्स कैसे बनेंगे? इसके बनेंगे TR, और जो ये वाले हैं इनके गेमीट्स बनेंगे TR एंड TR। बना दो पुनेट स्क्वायर। वैसे बनता 16 का, पर मैं 4 का बना देती हूँ। आपकी सारी की सारी जनरेशन्स जो हैं वो वही बनेंगी जो वहाँ पर लिखा है। इन सब का जीनोटाइप सेम, जीनोटाइप सेम है। और वो क्या है? पूरी की पूरी F1 जनरेशन का कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, और इन सब का फिनोटाइप भी है जो वो सेम ही है, दैट इज टॉल प्लांट विद राउंड सीड्स।
ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेम द रेसेसिव ट्रेट्स इन अबव केस। रेसेसिव ट्रेट क्या क्या थे बच्चों, क्या क्या केस हैं, क्या क्या रेसेसिव ट्रेट्स हैं अपने? डॉर्फ प्लांट, जिसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड रिंकल्ड सीड्स, जिनको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इजी, यस। नेक्स्ट, मेंशन द टाइप ऑफ द न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लांट ऑब्टेन्ड इन F2 प्रोजेनी अलॉन्ग विद देयर रेशियो। 1:1 ये तो हमने पीछे ही पढ़ा है कि F2 प्रोजेनी में क्या क्या रेशियो है। जीनोटिपिक रेशियो भी क्या है इसका 1, और फिनोटिपिक भी 1। एक ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स, एक ही टाइप के प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इफ F1 प्रोजेनी वाज अलाउड टू सेल्फ पॉलिनेट, F1 प्रोजेनी को हमने सेल्फ पॉलिनेट करा दिया, अभी तक बड़े बनेगा बड़ा सा चार्ट, और वो बड़ा सा चार्ट बनने के लिए क्या आप तैयार हैं? यस, हम तैयार हैं। F1 प्रोजेनी क्या थी? कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल r। गैमीट्स बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चलेंगे यहाँ पे, फटाफट से करेंगे। गैमीट बनेंगे कैपिटल R, एक गैमीट ये, एक गैमीट ये, एक गैमीट ये, और एक गैमीट ये 4 गैमीट्स यहाँ रेडी हो गए बच्चों जी। सेम 4 गैमीट्स यहाँ बनेंगे, कैपिटल T स्मॉल t, ओह माय बैड, कैपिटल T कैपिटल R, कैपिटल T स्मॉल r, स्मॉल t कैपिटल R, एंड स्मॉल t स्मॉल r। ये 4 गैमीट्स बनेंगे, ठीक है। गैमीट्स ज़रा ध्यान से देख लो, ठीक है। फिर अब हम बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे? यहाँ पर भी सेम डाल देंगे, ठीक है। अब फटाफट से इसकी प्रोजेनी बना लेंगे। देखते जाओ, साथ साथ में लिखते जाओ। दिखने में ही कॉम्प्लिकेटेड है, बस ये है नहीं, बिल्कुल इजी है। ये देखो, ये बन गया हमारा पूरा पुनेट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे बच्चों, जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो तो बताती हूँ, और फिनोटिपिक क्या पूछा गया? एक मिनट, रेशियो कौन सा पूछा गया पहले देख लें। अलाउड टू पॉलिनेट, मेंशन द टाइप ऑफ द न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑब्टेन्ड इफ F1 वाज अलाउड टू सेल्फ पॉलिनेट। न्यू कॉम्बिनेशन, तो देखो 4 बनेंगे यहाँ पे। फिनोटिपिक रेशियो पूछा जा रहा है बच्चों, फिनोटिपिक रेशियो, तो देखो 4 टाइप के फिनोटाइप होंगे यहाँ पे, ठीक है। दिमाग लगाएंगे, 4 टाइप के फिनोटाइप होंगे। पहला फिनोटाइप होगा टॉल प्लांट्स विद राउंड सीड्स, दूसरा होगा टॉल प्लांट्स विद रिंकल्ड सीड्स, तीसरा होगा डॉर्फ प्लांट विद राउंड सीड्स, एंड चौथा होगा डॉर्फ प्लांट विद रिंकल्ड सीड्स, ठीक है। लिख देती हूँ मैं जरा यहाँ पर। पहला होगा टॉल प्लांट्स राउंड सीड्स, ठीक है। दूसरा होगा, कलर चेंज करके लिखते हैं समझ में आए, कि दूसरा होगा टॉल प्लांट्स विद रिंकल्ड सीड्स, ठीक है। तीसरा ग्रीन यूज कर लेते हैं। तीसरा होगा डॉर्फ प्लांट्स विद राउंड सीड्स, एंड लास्ट होगा डॉर्फ प्लांट्स। स्पेलिंग गलत हो गई डॉर्फ की, यहाँ भी डॉर्फ की स्पेलिंग गलत लिखी है भाई।
dwarf with wrinkled seeds. तो अगर इसका रेशियो लिखेंगे तो ये आएगा बच्चों 9:3:3:1। रटाफाई कर लो इसको, फिनोटाइपिक रेशियो को। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। प्रॉपर 5 मार्क क्वेश्चन है ये, बहुत सारा लिखना है इसमें, ये याद कर लो तो कंफ्यूजन नहीं होगी। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इफ 1600 प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड इन F2 progeny, write the number of plants having tall with round seeds, short with wrinkled seeds. Yes, तो tall with round seed में कितने हैं? tall with round seed मतलब TTRR, TTRR, TTR एंड नहीं, ये दो आएंगे बस। ठीक है, ठीक है, ये भी आएगा TTRR, है ना, ये भी आएगा। यस, और टॉल विद राउंड फिर भी आएगा ये TTRR, ये भी आएगा। ठीक है, तो ऐसे में ज़रा देखो, टॉल विद राउंड सीट कितने टोटल? 9 है ना, 9 है टोटल। तो 16, 9 आउट ऑफ 16 है, तो 1600 में से कितने होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 9/16 इंटू 1600, मतलब कितने हो गए? 900 सीड्स विद टॉल प्लांट्स एंड राउंड सीड्स। ठीक है, शॉर्ट विद रिंकल्ड सीड्स, शॉर्ट विद रिंकल्ड सीड्स कितने, किसकी बात हो रही है? इसकी बात हो रही है, जो कि कितना है? सिर्फ 1 है, सिर्फ 1 है ये। तो मतलब इसे हम कैसे करेंगे? 1/16 इंटू 1600 इज इक्वल टू 100 सीड्स। 100 सीड्स ऐसे होंगे जो कि होंगे ड्वार्फ प्लांट्स एंड रिंकल्ड सीड्स। ठीक है, सेकंड का आंसर ये हो गया। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द अबव एक्सपेरिमेंट? हमें पता चल गया कि कैसे जो हमारे एलील्स हैं वो कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मूव कर रहे हैं। हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस क्लियर हुआ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्लियर हुआ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्लियर हुआ। ये कंक्लूजन निकला ऊपर के पूरे एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तीनों लॉज याद कर लो, रटाफाई कर लो, बुक में देखो, एकदम लाइन टू लाइन याद करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओह, तो ये सेट 1 एंड सेट 2 तो यहीं पर खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन था ये सेट 1 सेट 2 का। नेक्स्ट लेक्चर में सेट 3 एंड सेट 4 सॉल्व करेंगे। मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड, मेक श्योर यू कीप सॉल्विंग अप द क्वेश्चंस। इवन इफ यू आर स्टडीइंग प्रॉपरली थ्रू द बुक, यू नेवर नो कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द PYQs। सॉल्व इट विद मी, सारे वीडियोज देखो, सारे क्वेश्चंस देखो और एक एक का सॉल्यूशन फिर खुद से भी करो। ठीक है, मेरे साथ साथ भी करो और फिर खुद से भी रिपीट करो, तो सारे कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस आपके ब्रेन में प्रिंट हो जाएंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।